वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश एमपी सेट का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2000 दिसंबर 2024 में, तो उस पेपर का जो सेट सी है उसे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टोटल आपके इसमें 100 एमसीक्यूज़ पूछे गए थे, जिसमें से 50 एमसीक्यूज़ को आज की इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। फिर अगले जो 50 एमसीक्यूज़ हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, सैमुअल्सन के अनुसार उपभोक्ता व्यवहार में निजी वस्तुएं सामाजिक वस्तुओं से किस प्रकार भिन्न हैं। ठीक है, जो प्राइवेट गुड्स होती हैं और दूसरी आपकी जो सोशल गुड्स होती हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम सोशल गुड और प्राइवेट गुड की बात करें, ठीक है, तो निजी वस्तुओं की जो कीमतें होगी वो एक तरह से क्या होती हैं, समान होती है सबके लिए। ठीक है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है, मात्राएं हैं, वो अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन जब हम सामाजिक वस्तुओं की बात करते हैं तो सभी के लिए जो वो उपलब्ध होती हैं, ठीक है, वो एक तरह से उनके मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध होती हैं। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, 51 का आपका हो गया ये फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर अगला देखिए, सेकंड आपका क्या है, आर्थिक मंदी का सामना करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा उपाय लागू किया जाता है। ठीक है, जब किसी अर्थव्यवस्था में डिप्रेशन, मंदी की जो अर्थव्यवस्था होती है, मंदी की जो अवस्था होती है, तो मंदी की स्थिति में सरकार उस मंदी को दूर करने के लिए क्या प्रयास करेगी। तो मंदी को दूर करने के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो एक तरह से क्या है कि सरकार अपना जो खर्चा है उसको क्या करेगी, बढ़ाएगी। ठीक है, सरकारी जो खर्च हैं, सरकार के जो कार्य हैं, उसका एक तरह से क्या होगा, विस्तार होगा। तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी की स्थिति होती है तो उस आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए सरकारी खर्च, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, उसको बढ़ाया जाएगा। सरकारी जो काम होते हैं, पब्लिक वर्क्स होते हैं, उनको एक तरह से क्या होगा, बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये एक अच्छा उपकरण माना जाता है जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति होती है उसको निपटने के लिए। अगला देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है अनुपातिक कर। ठीक है, अनुपातिक या प्रतिशत कर क्या होता है कि अलग अलग आय का जो स्तर होता है, लेकिन करों की जो दर होती है वो एक तरह से क्या होगी, समान होती हैं। तो कर दर जो होती हैं आय स्तर के बदलाव के बावजूद स्थिर रहती हैं। ठीक है, इसमें एक निश्चित प्रतिशत से लिया जाता है कि 10%, 20%, 30%, इस तरीके से। तो इसमें अनुपात जो होता है वो क्या होता है, स्थिर रहता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, अनुपातिक कर कहते हैं। तो सबसे पहले में आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद में अगर हम देखें तो दूसरा आपका है प्रतिगामी कर। ठीक है, रिग्रेसिव टैक्स क्या होगा, जिसमें आय बढ़ने के साथ में जो टैक्स रेट होती है, करों की दर जो होती है वो क्या होगी, घटेगी। आय बढ़ने के साथ में करों की दर घटेगी, मतलब इसमें आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। और उसके बाद में अवनति कर जो होता है, ठीक है, डिग्रेसिव जो कर होगा, आय के साथ कर की दर बढ़ती है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ेगी। डिक्रीजिंग रेट से एक तरह से टैक्स रेट क्या होगी, बढ़ेगी। तो फिर आपका जो तीसरा है सी है, उसमें कौन सा आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा 3, फिर 1 और फिर 2। तो 3, 1, 2 आपका कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है। अगला देखिए, आमतौर पर देश दोहरे कराधान के मुद्दों को कैसे हल करते हैं। ठीक है, डबल टैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो दो देशों के बीच में किसी वस्तु के ऊपर अगर डबल टैक्सेशन की समस्या आती है, दोहरे कराधान की समस्या होती है, तो वो देश आपस में क्या करते हैं, एक कोई संधि कर लेते हैं आपस में, कहने का मतलब। ठीक है, तो दोहरे कराधान से बचने के लिए क्या होगा, वो देश आपस में क्या करेंगे, कुछ संधियां कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन बी। अगला देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका क्या होती है।
ठीक है, सरकार अपने अंडर में जो उपक्रम चलाती हैं, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम होते हैं तो उनको चलाने का उद्देश्य क्या होता है? एक तो अर्थव्यवस्था के विकास की जो गति है, आर्थिक विकास की जो गति है उसको बढ़ाना हो सकता है, तो फर्स्ट आपका सही है। उसके बाद में अर्थव्यवस्था में जो वस्तुओं का वितरण है वो न्यायपूर्ण तरीके से हो, ये भी इसके द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही है। फिर उसके बाद में बाजार विफलता का प्रतिकार, ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति में असंतुलन की स्थिति होती है जिससे बाजार एक तरह से विफल हो जाता है, तो उससे निपटने के लिए भी सरकारी उपक्रम जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला देखिए, निकोलस कार्डोर के अनुसार भारत में कर सुधारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, निकोलस कार्डोर के जो विचार है उसके अनुसार आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो कार्डोर ने भारत में कर सुधारों के बारे में जो विचार दिए उसमें प्रमुख विचार की अगर हम बात करें तो उनका जो एक्सपेंडिचर टैक्स है, व्यय कर का उन्होंने समर्थन किया था। मतलब उन्होंने क्या बताया कि अर्थव्यवस्था में आय कर के स्थान पर जो इनकम टैक्स होता है उसके स्थान पर जो एक्सपेंडिचर टैक्स होता है उसको लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, आय कर के स्थान पर व्यय कर का उन्होंने एक तरह से समर्थन किया था। लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखिए, न्याय संगत तथा पर्याप्त कर संग्रह के लिए आय का आधार कराधान के लिए सटीक है। ठीक है, तो उनका तो मुख्य रूप से उन्होंने व्यय कर के लिए बताया था। दूसरा आपका क्या है? संपत्ति कर को समाप्त कर केवल आय कर लगाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का भी उनका कोई विचार नहीं था। तीसरा आपका है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि और कर प्राप्तियों के बीच में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। ठीक है, ये कथन आपका यहाँ पे सही है निकोलस कार्डोर के अनुसार कि जो आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद है जीएनपी उसकी वृद्धि और कर प्राप्तियों के बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमारे देश का राष्ट्रीय उत्पाद अगर बढ़ेगा तो उसके साथ साथ में जो कर प्राप्तियां हैं वो भी बढ़ेगी। इस प्रकार इनके बीच में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, ऐसा उनका मानना था। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन हमारा सी। अगला देखते हैं, कौन से प्रकार का बीमा निजी प्रावधान के लिए कम उपयुक्त है? ठीक है, अगर हम प्राइवेट प्रोविजन की बात करें तो उनका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। तो लाभ कमाने के लिए जो बीमे किए जाएंगे उसमें वृद्धों के लिए स्वास्थ्य बीमा हो सकता है। ठीक है, युवा वयस्क जो होते हैं उनके लिए जीवन बीमा हो सकता है। सुरक्षित चालकों के लिए ऑटो बीमा हो सकता है। प्राकृतिक आपदा जो होती हैं उनके लिए जो बीमा किया जाता है वो प्राइवेट प्रोविजन के हिसाब से उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ हैं, आग हैं, ये एक तरह से क्या होती हैं? अनिश्चितता होती है उनमें। ठीक है, तो ये प्राइवेट प्रोविजन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। अगला देखिए, सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में फ्री राइडर क्या है? ठीक है, फ्री राइडर की जो समस्या आती हैं वो एक तरह से क्या होती हैं? ठीक है, फ्री राइडर का मतलब क्या हो गया कि किसी वस्तु का उत्पादन करने की जो लागत आती है उस लागत में अगर कोई व्यक्ति योगदान नहीं करता है और फिर भी वो उस वस्तु का प्रयोग करता है। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर रोड टैक्स नहीं चुकाता माना कि और उस रोड का प्रयोग कर रहा है या किसी प्रकार का जो टैक्स होता है वो नहीं चुकाया उसने, लेकिन वो सार्वजनिक क्षेत्र की जो चीज़ है जैसे कि रोड है, पार्क हो गया आपका, उसका प्रयोग कर रहा है, तो इस प्रकार की जो समस्या होती है उसको हम क्या कहते हैं? फ्री राइडर कहते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो लागत में योगदान किए बिना वस्तु और सेवाओं का प्रयोग करता है उसके साथ में आपकी ये फ्री राइडर की जो समस्या है वो संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी। ठीक है, सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में फ्री राइडर एक तरह से क्या होता है? एक व्यक्ति जो किसी वस्तु की लागत में योगदान किए बिना ही उन वस्तुओं और सेवाओं का अगर वो प्रयोग कर रहा है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सही विवरणों का मिलान करना है यहाँ पे हमको। तो सबसे पहले अगर हम सार्वजनिक वस्तु की बात करें, ठीक है, तो सार्वजनिक वस्तु में मुख्य रूप से दो गुण पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो ये क्या होती हैं? नॉन राइवल होती हैं और दूसरा नॉन एक्सक्लूडेबल होती है। मतलब इनका प्रयोग सभी व्यक्ति कर सकते हैं, कोई व्यक्ति अगर कीमत नहीं चुकाता है तो भी उस व्यक्ति को इसका प्रयोग करने से रोका नहीं जा सकता है, सार्वजनिक वस्तुओं का, पब्लिक गुड का। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या आ जाएगा? आपका सी आ जाएगा। उसके बाद में देखिए, निजी वस्तु एक तरह से क्या होती हैं?
ठीक है। तो निजी वस्तु की अगर हम बात करें तो निजी वस्तु एक वस्तु या सेवा जो बहिष्करणीय और उपयोग में प्रतिद्वंदी है। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती है, नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं, जबकि जो निजी वस्तुएं होती है वो क्या होती हैं, राइवल भी होती हैं और फिर एक्सक्लूडेबल होती है। मतलब जो व्यक्ति कीमत चुकाएगा वो ही उसका प्रयोग कर सकता है, जो व्यक्ति कीमत नहीं चुकाता उसको उस वस्तु के प्रयोग से वंचित किया जा सकता है। तो मतलब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और उसके बाद में सार्वजनिक व निजी भागीदारी का मतलब क्या हो गया, सरकारी और निजी क्षेत्र जो होते हैं वो दोनों साथ साथ काम करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, सी ए बी। तो सी ए बी कुट आपको देखना है, इनमें से जहाँ पे भी होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ए बी आपका कहाँ पे है, ए ऑप्शन में। अगला देखिए, यहाँ पे भी हमको मिलान करना है। सबसे पहले वेगनर का नियम अगर हम बात करें तो वेगनर का जो सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ में सरकार का जो खर्चा होता है वो भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो वेगनर का नियम आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्या बताता है कि जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो सरकार का खर्च भी क्या होगा, बढ़ेगा, सार्वजनिक व्यय एक तरह से बढ़ेगा। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। उसके बाद में एरो का जो सिद्धांत है, ठीक है, यहाँ एरो का जो विरोधाभास है, एरो की जो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम है, असंभवता की जो सिद्धांत है, असंभाविता, तो ये आपका आ जाएगा उसके बाद में सी ऑप्शन में। ठीक है, एरो का जो सिद्धांत है वो आपका ये रहा। और उसके बाद में मस्ग्रेव का जो सिद्धांत है, ठीक है, वो एक तरह से क्या बताता है कि सार्वजनिक वस्तुओं के प्रावधान और आय पुनर्वितरण में सरकार की भूमिका पर केंद्रित होती है। ठीक है, ये आपका जो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है वो मस्ग्रेव का सिद्धांत है आपका। ठीक है, ये आपका मस्ग्रेव का सिद्धांत है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला देखिए, मुद्रा की पूर्ति और उच्च शक्तिशाली मुद्रा के बीच में संबंध को किस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो ये आपका होता है एम अपॉन एच इक्वल टू क्या होगा, 1 + CR अपॉन CR प्लस RR, ठीक है, प्लस ER। ठीक है, आपका जमा अनुपात है, ये आवश्यक रिजर्व अनुपात है। ठीक है, तो ये एम अपॉन एम का मतलब आपका क्या है, मुद्रा की पूर्ति, और एच का मतलब क्या है, हाई पावर्ड मनी, उच्च शक्तिशाली मुद्रा। तो एम अपॉन एच इक्वल टू ये होता है, तो एम इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एच उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन आपका ये फर्स्ट। एम इक्वल टू क्या होता है, मुद्रा की पूर्ति बराबर 1 + CR अपॉन CR प्लस RR प्लस ER इंटू एच। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय बैंक के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। ठीक है, केंद्रीय बैंक जो किसी देश का सेंट्रल बैंक होता है उसके बारे में है। सबसे पहले है कि यह सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक में रखी गई जमाओं पर ब्याज देता है। ये बात तो बिल्कुल गलत लग रही है कि केंद्रीय बैंक के पास में जो भी पैसा जमा किया जाता है उस पर ये किसी प्रकार का ब्याज नहीं देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर सेकंड अगर हम देखते हैं, सरकार के राजकोषीय एजेंट के रूप में यह मुद्रा का अवमूल्यन करता है। ठीक है, तो राजकोषीय एजेंट के रूप में ये भी आपका गलत लग रहा है। ठीक है, मतलब इसमें दोनों गलत होना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें जो है वो करेक्ट होना चाहिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बैंक दर नीति की सीमा नहीं है। ठीक है, बैंक दर एक तरह से क्या होगी, समान होगी सबके लिए। तो बैंक दर विभेदकारी होती है। ठीक है, ये आपकी सीमा नहीं है, मतलब डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एनबीएफसी अपनी संबंधित नियामक एजेंसी से सही युग्मित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, वेंचर कैपिटल फंड की अगर हम बात करें तो ये सेबी रेगुलेट करता है, बिल्कुल सही है। चिट फंड कंपनी जो होती है स्टेट गवर्नमेंट करती हैं, ठीक है, राज्य सरकारों के हाथ में होती हैं। निजी कंपनी जो होती हैं वो कॉरपोरेट मामलों के बारे में होता है। और हाउसिंग फाइनेंस जो आपका है, ठीक है, वो जो आपका भारत राष्ट्रीय आवास बैंक है, ठीक है, उसके पास में आता है। कुछ हिस्सा उसका रिजर्व बैंक के पास में भी गया है, लेकिन सारा अभी नहीं है। तो इसमें मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, इसको फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक बैंकों की परिसंपत्ति नहीं है? ठीक है, व्यापारिक बैंकों की परिसंपत्ति इनमें से कौन सी नहीं, मतलब जो उसे वापस चुकाना पड़ता है। तो जो जमा होती है, लोग जो पैसा व्यापारिक बैंकों के पास में जमा कराते हैं वो उनकी परिसंपत्ति नहीं है। ठीक है, उनकी एसेट नहीं है, उनको तो वापस क्या करना पड़ेगा, लोगों को चुकाना पड़ेगा जब भी वो उसकी डिमांड करेंगे, जब भी वो मांग करते हैं। इनको मांग जमाए कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला है, भारत में बैंकों की पूंजी पर्याप्तता एवं जोखिम प्रबंधन मानकों को सुदृढ़ करने संबंधी सुधारों को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के जो सुधार उनको क्या कहा जाता है, बेसल थ्री मानक कहा जाता है। ठीक है, बेसल थ्री मानक, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ठीक है, जो वित्तीय संकट आया था, उसके बाद में इसको पेश किया गया था। मतलब जो बैंक होते हैं वो, उनकी जितनी कैपेसिटी होती है, उनकी जितनी क्षमता होती है, उससे ज़्यादा वो रिस्क नहीं उठाए, उससे ज़्यादा रिस्क उठाने से रोकने के लिए एक तरह से इसको स्वीकृत किया गया था। तो ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा तीसरा। अगला देखते हैं, जो बैंक व्यक्तिगत ग्राहकों को बचत खाता, व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं, उन बैंकों को क्या कहा जाता है, वो आपका होता है रिटेल बैंकिंग। ठीक है, खुदरा बैंक कहलाते हैं। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला देखिए, वह सूचक जो स्टॉक बाजार के आकार का माप माना जाता है क्या कहलाएगा? ठीक है, स्टॉक बाजार की अगर हम बात करें, किसी कंपनी के जो शेयर होते हैं, ठीक है, मार्केट में उसमें कैपिटल कितनी, मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो कितना है वो कहा जाएगा। ठीक है, बाजार पूंजीकरण अनुपात जो होता है, मतलब यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का सूचक नहीं है? तो देखो, मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी में आपका क्या आ जाएगा, मुद्रा से संबंधित जो भी होते हैं, ये आपका जो सरकारी व्यय है, ठीक है, ये आपका फिस्कल पॉलिसी के साथ में संबंधित है। ठीक है, सरकारी व्यय जो आपका है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये किस में आता है, राजकोषीय नीति के साथ में संबंधित है। ठीक है, मौद्रिक नीति में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं आएगा, वो आपका किस में आएगा, फिस्कल पॉलिसी में, राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी में आपका क्या क्या आ जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे बैंक रेट आ जाएगी, रेपो रेट। ठीक है, उसके बाद में जैसे हम देखते हैं सीआरआर हो गया आपका, एसएलआर हो गया। ठीक है, ये किस में आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में आते हैं। इसके अलावा अगर हम फिस्कल पॉलिसी की बात करें, राजकोषीय नीति की बात करें, तो राजकोषीय नीति में आपका क्या आ जाएगा, एक तो सरकारी व्यय आ जाएगा, दूसरा आपका क्या आ जाएगा, टैक्सेशन आ जाएगा, कराधान, जो सरकारी कर जो लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा। उसके अलावा जैसे आपका जो सार्वजनिक ऋण होता है, ठीक है, ऋण जो होता है वो भी आपका किस में आ जाएगा, फिस्कल पॉलिसी में आ जाएगा। जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती हैं, हिनार्ड प्रबंधन, जिसको घाटे की वित्त व्यवस्था हम कहते हैं, वो भी आपका किस में आ जाएगा, फिस्कल पॉलिसी में आएगा। तो यहाँ पे जो सरकारी व्यय है वो आपका किस में आ जाएगा, फिस्कल पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं आएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक साख नियंत्रण का तरीका है? मात्रात्मक की बात की गई यहाँ पे। तो देखिए, साख राशनिंग जो आपका, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें उसमें आपके दो होते हैं, एक तो होते हैं क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में आपका क्या आएगा, क्वांटिटेटिव में आपका आ जाएगा एसएलआर और सीआरआर जो होता है, मतलब वैधानिक रिजर्व अनुपात जो होता है। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, आपका मात्रात्मक में आएगा, क्वांटिटेटिव में आएगा। बाकी जैसे साख की राशनिंग, ये किस में आएगा, क्वालिटेटिव में आएगा, गुणात्मक में। मार्जिन आवश्यकता जो होती हैं, उपभोक्ता साख नियमन जो होता है, ये सब किस में आते हैं, क्वालिटेटिव में आएंगे, गुणात्मक में आएंगे। और ये आपका जो सी ऑप्शन है ये किस में आएगा, मात्रात्मक में आएगा, क्वांटिटेटिव में आता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आपको बताना है। तो विकास का एक उद्देश्य भोजन, आवास, स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षा जैसी बुनियादी जीवन निर्वाह वस्तुओं की उपलब्धता और उनका वितरण बढ़ाना होता है। ठीक है, ये तो आपका बिल्कुल सही है।
इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दूसरा आपका है क्रय शक्ति समता सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के विशिष्ट सेट का उपयोग कर सकल राष्ट्रीय आय की गणना है ताकि जीवन स्तर को अधिक सटीक तुलना प्रदान की जा सके। ये गलत लग रहा है। ठीक है, क्रय शक्ति समता नियम एक तरह से जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट होती हैं, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार से होता है उसके साथ में संबंधित है। ठीक है, इसका जीएनआई को मापने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसमें गलत कथन पूछा हुआ था इसलिए बी कथन आपका गलत लग रहा है। उसके बाद में जैसे देखिए सी में क्या लिखा हुआ है, निरपेक्ष गरीबी भोजन कपड़े आश्रय और बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल जैसी आवश्यक निर्वाह आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए असमर्थता या केवल मुश्किल से ही साधन होने की स्थिति है, सक्षम होने की स्थिति है। ठीक है, ये तो सही लग रहा है। और व्यापार की जो शर्तें होती है टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है, वो निर्यात मूल्य और उनका जो आयात मूल्य होता है उन दोनों के बीच में अनुपात को दर्शाती है। ठीक है, पी एक्स अपॉन पी एम, ये आपका एक्सपोर्ट और ये आपका है इंपोर्ट, दोनों का जो अनुपात होता है ये आपकी क्या है, टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, व्यापार की शर्तें होती हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है आपका। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्रय शक्ति समता नियम जो है वो विदेशी विनिमय दर निर्धारण के साथ में संबंधित है। अगला देखिए, डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो के विकास के लिए विकास मॉडल चरण में निम्नलिखित में से कौन सी विकास की अवस्था सम्मिलित नहीं है। तो रोस्टो का जो मॉडल था उसमें अगर हम बात करें तो उसमें उन्होंने 5 अवस्थाओं की व्याख्या की थी। ठीक है, कब दिया था उन्होंने, 1960 में, 1960 में दिया था। सबसे पहले आपका कौन सा था, परंपरागत समाज की अवस्था, स्टेज ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। उसके बाद में स्वयं स्फूर्ति की अवस्था, आत्मस्फूर्ति की अवस्था भी कहते हैं उसको। ठीक है, टेक ऑफ स्टेज। इसमें देखो सेकंड कौन सी आ जाएगी, स्वयं स्फूर्ति की नहीं आएगी। सेकंड कौन सी है, स्वयं स्फूर्ति से पूर्व की अवस्था, प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। तीसरी आपकी कौन सी होती हैं, स्वयं स्फूर्ति की अवस्था या आत्मस्फूर्ति भी हम कह सकते हैं, टेक ऑफ स्टेज जिसको हम कह सकते हैं। चौथी आपकी कौन सी होती है, परिपक्व की, ठीक है, मैच्योरिटी की। और पांचवी आपकी कौन सी होती हैं, हाई मास कंजप्शन, उच्च सामूहिक उपभोग। तो ये मध्यम सामूहिक उपभोग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हाई मास कंजप्शन होता है। ठीक है, मॉडरेट नहीं होता है, क्या होना चाहिए, हाई, उच्च होना चाहिए। तो ये आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। अगला देखते हैं, यदि डेल्टा वाई अपॉन वाई सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है, एस आपका क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय बचत अनुपात है, सी आपका क्या है, कैपिटल आउटपुट रेशियो है, राष्ट्रीय पूंजी उत्पादन अनुपात है, तो निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के हेरोडोमर सिद्धांत में प्रसिद्ध समीकरण का सरलीकृत रूप है। तो ये आपका हो जाएगा, आय में जो वृद्धि दर है डेल्टा वाई अपॉन वाई वो आपका क्या होना चाहिए, एस अपॉन सी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका इसमें अगर देखोगे ऑप्शन तो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला है, सोलो के नव परंपरावाद विकास मॉडल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। सोलो मॉडल विभिन्न देशों के अधिमान के अध्ययन के लिए आधारभूत हैं, बिल्कुल सही है। सोलो मॉडल पूंजी और श्रम के मध्य प्रतिस्थापन की अनुमति देता है, बिल्कुल, ये श्रम की जगह पूंजी, पूंजी की जगह श्रम का प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा मानता है। फिर सोलो मॉडल में एस बचत की दर में वृद्धि से दीर्घकाल में विकास में वृद्धि नहीं होगी, यह केवल साम्य को बढ़ाएगा, ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। सोलो मॉडल मानता है कि श्रम और पूंजी आगम के उपयोग का प्रतिफल बढ़ता है, नहीं, यहाँ पे स्थिर प्रतिफल की उन्होंने बात की थी, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल की बात की थी उन्होंने, बढ़ते प्रतिफल की बात नहीं की थी। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है, एक अंतर्जात विकास मॉडल की अवधारणाओं जिसमें तकनीकी अधिप्लावन मौजूद हैं, देशव्यापी पूंजी स्टॉक राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जिससे अर्थव्यवस्था व्यापी स्तर पर पैमाने के प्रतिफल में वृद्धि होगी। तो ये आपका रोमर के मॉडल के साथ में संबंधित है। ठीक है, रोमर का मॉडल मतलब ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। तकनीकी प्रगति के हिग्स वर्गीकरण के संदर्भ में श्रम और पूंजी
के अनुपात को स्थिर रखते हुए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तकनीकी प्रगति को श्रम बचत कहा जाता है यदि श्रम के सीमांत उत्पाद को पूंजी के सीमांत उत्पाद की तुलना में अधिक अनुपात में बढ़ती नहीं, गलत है, कम अनुपात में बढ़नी चाहिए। तो पहला तो आपका गलत हो गया। दूसरा है तकनीकी प्रगति को पूंजी बचत कहा जाता है यदि पूंजी के सीमांत उत्पाद को श्रम के सीमांत उत्पाद की तुलना में अधिक अनुपात में बढ़ती है। तो ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों कथन गलत होने चाहिए। श्रम बचत कहा जाता है यदि श्रम के सीमांत उत्पाद को पूंजी के सीमांत उत्पाद की तुलना में अधिक अनुपात में बढ़ती नहीं, कम बढ़नी चाहिए, कम अनुपात में। और तकनीकी प्रगति को पूंजी बचत कहा जाता है यदि पूंजी के सीमांत उत्पाद को श्रम के सीमांत उत्पाद की तुलना में अधिक अनुपात में नहीं, दोनों जगह कम होना चाहिए था। तो यहाँ पे दोनों कथन गलत हैं। ठीक है, दोनों कथन गलत है, मतलब आपका कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला है आय असमानता के मापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोरेंज रेखा की वक्रता जितनी अधिक होगी असमानता की सापेक्ष डिग्री उतनी ही अधिक होगी। यह कथन तो बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, देखिए आपका ये लोरेंज वक्र है, ये आपका लोरेंज वक्र हमने बना दिया, ये समान वितरण रेखा है। अब लोरेंज वक्र जो होता है, ठीक है, उसमें जितनी वक्रता आएगी, ठीक है, जैसे हमने बनाया यहाँ पे, ये आपकी समान वितरण रेखा बनाई है। अब यहाँ पे हम जो लोरेंज वक्र बनाएंगे तो लोरेंज वक्र में अगर वक्रता जितनी ज़्यादा आएगी इसका मतलब उसमें असमानता क्या है, उतनी अधिक होती हैं। ये जैसे जैसे समान वितरण रेखा के पास में आता है उसमें एक तरह से क्या होती है, असमानता कम होती है। तो पहला कथन तो आपका क्या है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है गिनी गुणांक समग्र असमानता माप है और जीरो पूर्ण असमानता से एक के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, जीरो से लेके एक के बीच में हो तो सकता है पर ये पूर्ण असमानता को नहीं दर्शाता है जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो आपका है वो क्या है, सत्य नहीं है। ठीक है, पहला आपका सत्य है यहाँ पे, तो केवल एक कथन जो है वो आपका सत्य है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकंड कथन आपका गलत लग रहा है क्योंकि जीरो जो है वो क्या बताता है, पूर्ण समानता को दर्शाता है और एक जो होता है वो पूर्ण असमानता को दर्शाता है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी पहला कथन आपका यहाँ पे सही है, दूसरा क्या है, गलत है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन की यहाँ पे केवल पहला कथन सत्य है। अगला है बालिकाओं की शिक्षा पर व्यय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका कथन क्या है, विकासशील देशों के विश्वव्यापी अध्ययनों से लगातार ज्ञात होता है कि बालिकाओं की बुनियादी शिक्षा का विस्तार किसी भी निवेश की तुलना में सबसे अधिक प्रतिफल अर्जित करता है। बिल्कुल सही है। तो आपका बालिकाओं की शिक्षा को स्थानीय स्वास्थ्य मानकों के सुधार को सबसे अधिक लागत प्रभावी साधनों में से एक दिखाया गया है। दोनों कथन आपके यहाँ पे सही लग रहे हैं। ठीक है, तो दोनों कथन आपके क्या है, सत्य हैं। ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी। अगला है यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत जीवन स्तर के लिए, जीवन स्तर को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आय का, इनकम का। तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा नहीं हो सकती हैं, स्कूली शिक्षा भी नहीं हो सकती हैं, ये सारा आपका साक्षरता के साथ में संबंधित है। ठीक है, ये जीवन प्रत्याशा आपका स्कूली शिक्षा साक्षरता में आ जाएगा, स्कूल में व्यक्ति, ये भी आपका साक्षरता में आ जाएगा। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है, ये जो आपका इनकम वाला पार्ट है वो आपका जीवन स्तर के साथ में संबंधित होगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला है यूएन के 17 सतत विकास लक्ष्यों में भूखमरी किस लक्ष्य है, भूखमरी कौन सा है आपका। तो देखो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट आपका कौन सा है, नो पॉवर्टी। ठीक है, गरीबी नहीं होनी चाहिए। दूसरा आपका क्या है, शून्य भूखमरी। ठीक है, भूखमरी निवारण। तो दूसरा आपका कौन सा है, नो
जीरो हंगर हम कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा आपका जैसे गुड हेल्थ के बारे में है, चौथा आपका क्वालिटी एजुकेशन का है, पांचवा जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, छठा क्लीन वाटर और सैनिटेशन की बात करता है। इस तरीके से 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिन्हें 2015 से लागू किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नो हंगर का पूछा हुआ है, जीरो हंगर, इसका मतलब सेकंड लक्ष्य है आपका। अगला है, एक काल्पनिक आय समूह की महिलाओं के प्रजनन काल के दौरान औसत लड़कियों की संख्या का होना यदि वे उस समय काल की उर्वरता दर एवं मृत्यु दर से संदर्भित होती हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। आपका क्या होगा, नेट एनआरआर होता है, नेट रिप्रोडक्शन रेट होगा, शुद्ध प्रजनन दर इसको कहा जाएगा। अगला है, किसी समय काल में अप्रवासियों की संख्या में से प्रवासियों की संख्या, ठीक है, जो इमिग्रेंट्स होते हैं उसमें से हम माइनस कर देते हैं क्या, इमिग्रेंट्स। अप्रवासियों की संख्या में से प्रवासियों की संख्या को घटाकर उसे स्वीकार करने वाले देश की उस समय काल की जनसंख्या द्वारा विभाजित करने पर जो प्रति 1000 प्रवासी जनसंख्या की शुद्ध संख्या के रूप में प्राप्त होगी। तो ये आपकी क्या होगी, देखो कुल प्रजनन दर तो नहीं हो सकती है, और प्रवसन, अच्छा प्रवसन दर लिखा हुआ है, कुल प्रवसन दर, शुद्ध प्रवसन दर होगी इसको, ठीक है, शुद्ध मतलब आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है, एक कैलेंडर वर्ष में दिए हुए कालखंड में जन्म लिए बच्चों की तुलना में मात्र कारणों से हुई मौतों की एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी, मात्र कारणों से अगर मौतें हुई हैं तो इसको आप क्या कहोगे, मात्र मृत्यु दर, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहेंगे इसको हम। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एक शहर के पास क्षेत्र जिसे विस्तार हेतु प्रतिबंधित किया गया हो, जो कि शहर में हो रहे प्रदूषण से अलग रखने हेतु एक बफर क्षेत्र के स्रोत के रूप में कार्य करता है, उसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा आपका ग्रीन बेल्ट कहा जाता है, ठीक है, हरित पट्टी कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला है, जन्म एवं 1 वर्ष की आयु के मध्य मृत्यु की संभावना इसे प्रति 1000 जन्म की तुलना में हुई मौतों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। 1 वर्ष की आयु तक जो मृत्यु की संभावना होती है उसको हम प्रदर्शित करते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाएगा, ठीक है। शिशु मृत्यु दर में 1 वर्ष से कम आयु वर्ग में मरने वाले बच्चों की जो संख्या होती है उसको लिया जाएगा। ठीक है, तो जन्म एवं 1 वर्ष की आयु के मध्य मृत्यु की जो संभावना है वो आपकी क्या है, शिशु मृत्यु दर है, IMR। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या को क्या कहा जाता है, बिल्कुल सिंपल सा है, तो ठीक है आपका क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अगला है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में वृद्धजनों की संख्या कितनी थी, वृद्धजन कितने थे आपके, 10 करोड़, ठीक है, 10.38 करोड़। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला देखते हैं, हाल के वर्षों में कई अर्थशास्त्रियों ने जलवायु परिवर्तन को किसका उदाहरण कहा है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन आपका ये बाजार विफलता के साथ में संबंधित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला है, खालिस्तान है का संदर्भ उन विभिन्न तकनीकों से हैं जो पर्यावरण प्रभाव विशेष रूप से गैर बाजार प्रभाव को मौद्रिक मूल्य प्रदान करता है, ठीक है। तो पर्यावरण के साथ में संबंधित मतलब इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन आपका हो जाएगा, पर्यावरण मूल्यांकन, मतलब इसमें आपका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला देखते हैं, खालिस्तान का संदर्भ उस जनांकी प्रवृत्ति से है जिसमें अधिकांश जनसंख्या बच्चों तथा युवा वयस्कों की है। तो देखिए केवल अगर युवा होते हैं तो उसको तो हम क्या कहते हैं, जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं, डेमोग्राफी डिविडेंड, लेकिन यहाँ पे बच्चों की संख्या को भी शामिल किया गया है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यूथ बल्ज कहा जाएगा इसको, युवा उभार।
अगला देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र में आप कृषि को लोगे, मछली पालन को लोगे और पशुपालन को। आपका जो माइनिंग होता है ना, खनन, वो किस में आएगा, सेकेंडरी में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने तथा मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए केंद्र और राज्यों के संयुक्त राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत तक रखने का लक्ष्य रखा गया है। देखो संयुक्त है यहाँ पे, केंद्र और राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा, ये आपका कितना होना चाहिए, 3 + 3 6%। ठीक है, 6% होना चाहिए। उसको आप एक बार देख लीजिएगा, 6%। अगला है, वास्तविक जीडीपी की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तुलना में जीडीपी डिफ्लेक्टर को प्राथमिकता दी जाती है, तो बिल्कुल सही है आपका। जीडीपी डिफ्लेक्टर अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के संपूर्ण श्रृंखला को सम्मिलित करता है। ठीक है, इसमें नॉमिनल वैल्यू जो होती हैं और रियल होती हैं, वास्तविक और मौद्रिक दोनों मानों को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे तो देखिए कौन सा कथन सही है पूछा हुआ है, तो दोनों कथन आपके यहाँ पे सही हैं। ठीक है, दोनों कथन सही हैं, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट एवं सूचकांक जो है वो प्रकाशित करता है। वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट जो है और इंडेक्स हैं, वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला है, पीएम श्री योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पीएम श्री भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ये तो बिल्कुल सही आपका, भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और 2024-25 के बजट में पीएम श्री का बजट आवंटन 400 करोड़ रुपए किया गया। 2024-25 का अगर हम बजट देखेंगे तो इसमें 6050 करोड़ का बजट था। मतलब यहाँ पे आपका केवल पहला कथन सही है। ठीक है, क्या पूछा हुआ है, कौन सा कथन सही है, तो केवल पहला कथन सही है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला है, यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत में 2010 से लेकर 22 की अवधि में गिनी आय गुणांक घटकर कितना हो गया। गिनी आय गुणांक, ठीक है, आपका हो जाएगा 0.342, सी ऑप्शन। अगला है, किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा विश्व रोजगार एवं सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई है। विश्व रोजगार एवं सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, रोजगार का या आपका अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा होना चाहिए, बी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट देखिए, श्रम सांख्यिकी संकेतों का अनुमान लगाने के लिए किस संगठन द्वारा प्रतिवर्ष अत्यधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS, ठीक है, ये जो सर्वेक्षण वो किसके द्वारा किया जाता है, NSO के द्वारा। ठीक है, NSO मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसका नया नाम है, तो ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे। अगला देखिए, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही पीएम दक्ष योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह योजना अनुसूचित जाति, ओबीसी,
वो कचरा बीनने वालों के कौशल विकास के साथ में संबंधित है, बिल्कुल सही है। और यह योजना केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत सम्मिलित है। दूसरा आपका गलत होना चाहिए, मतलब यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो सही है। अच्छा, सही नहीं है पूछा हुआ है, ठीक है, सही नहीं पूछा हुआ, कौन सा कथन सही नहीं है? सेकंड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। फिर देखिए आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, 50 प्रश्न हो चुके हैं, अगले 50 प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष जो है वो घोषित किया गया है? अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष जो है वो किसके द्वारा घोषित किया गया है? ये आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर किसी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का डाउट लगता है तो आप बता सकते हैं।